नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की जो इकाई 7 है उसके विज्ञान एवं पर्यावरण टॉपिक के अंतर्गत जो हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है और आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ बचे हुए नियम हम देख लेते हैं। इसमें हम जो रसायन विज्ञान के नियम है और भौतिक विज्ञान और जो जीव विज्ञान संबंधित जो बेसिक नियम हम देख रहे हैं, जो कि जो टॉपिक है हमारा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आएंगे। तो इसके जो नियम है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नियम यहाँ पे बचे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो बचे रहेंगे नियम, ठीक है, उसको हम कवर कर लेंगे। और एमसीक्यू फॉर्मेट वाला जो आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, ये आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद जो एमसीक्यू वाला पोर्शन आया आप वो भी अटेंड कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सिर्फ ये आप रख लेंगे तो 50% चांस है कि आप आंसर दे दें, क्योंकि आपको थ्योरी पता है। लेकिन जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां से आपको एक नई इंसाइट मिलेगी। ठीक है, तो किस प्रकार प्रश्नों को हल किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी वो आप फॉलो करके चलिए, ताकि आप अपना जो कट ऑफ है वो पार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कथा हम देखते हैं बॉयल के नियम का। बॉयल का नियम पढ़ते हैं क्या है। बॉयल का नियम आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ठीक है, यदि प्रश्न आया बॉयल का नियम किस प्रकार की गैसों के लिए लागू होता है या किस तरह की गैसों के लिए लागू होता है, तो आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न आ सकता है। यह नियम बताता है कि किसी भी आदर्श गैस का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, आयतन, परम दाब, ठीक है, पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बशर्ते तापमान नियत रखा जाए। यानी तापमान यदि कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है उससे संबंधित ये नियम यहाँ पे। ठीक है, आदर्श गैस के लिए तापमान यदि आप नियत रख दो तो यहाँ पे किसी भी आदर्श गैस का आयतन परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे अर्थात जब तापमान को नियत रखा जाता है तो आदर्श गैस का आयतन व परम ताप का गुणन नियत माना जाता है। ये इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो ये इक्वेशन दी गई है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, जो हमने देखा कि आयतन मतलब वॉल्यूम इंग्लिश में, और इसको वी से हम दर्शाएंगे। परम दाब इसको दर्शाएंगे प्रेशर यानी पी से। तो यहाँ पे जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि वी यानी वॉल्यूम है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके, दाब के। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/पी आता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसको 1 बटे में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आयतन है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, तो आयतन के बाद ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, और 1/पी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये चिन्ह हटता है, ठीक है, ये चिन्ह हटता है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती जो भी कंडीशन वहां पर रहती है, चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, नियतांक। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए नियतांक। नियतांक को हम के बोल सकते हैं या फिर अलग अलग जो इक्वेशन में अलग अलग उसको दर्शाते हैं। ठीक है, नियतांक हम यहाँ पे के मान रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, 1/पी। ठीक है, तो नियतांक गुणित 1/पी, ये हो गया। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन इसने बताया था ना कि जब तापमान को नियत रखा जाता है तो आदर्श गैस का आयतन व परम ताप का गुणन नियत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पी चला जाएगा इधर। इक्वेशन समझ में आ रही है? ये नहीं, ये थोड़ी बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे लगी हुई है। नियतांक गुणित 1/पी, तो ये पी अपॉन में है यानी भाग में है, तो यदि इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा इधर पे। ठीक है, यानी वी तो ऑलरेडी यहाँ पे इंटू पी बराबर हो जाएगा नियतांक। नियतांक के या फिर जो भी आपको कांस्टेंट जो लेना है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो नियम से नियम वेरी करता है। ठीक है, तो वी पी इज इक्वल नियत, जबकि तापमान नियत रखा जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ से है ये मैंने आपको बताया, इसको किस प्रकार से हल किए हैं और कैसे ये यहाँ पे आई और कैसा नियतांक है यहाँ पे, और किसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस प्रकार से ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आई होप ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ यहाँ पे जो बातें याद रखनी है, आदर्श गैस के लिए लागू होता है, और यहाँ पे आयतन, दाब और तापमान से संबंधित ये नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान को यहाँ पे कांस्टेंट रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम हम देखते हैं, इसका कथन क्या है। किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन, ठीक है, गैस के द्रव्यमान का
आयतन तापमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आप वहाँ शब्दों में से लिखेंगे, शब्दों मानी इक्वेशन में आप लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको इसके शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसे वी है, वॉल्यूम को हम लिखते हैं वी से, तो आप ये ना समझे कि वी कहाँ से आया, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ कि वॉल्यूम मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म वी में लिखेंगे और इसका हिंदी मतलब होता है आयतन। तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। तापमान यानी टी, टेम्परेचर, ठीक है, ये तापमान हो जाएगा, तापमान टेम्परेचर, बशर्ते दाब को नियत रखा जाए। ये जो दोनों नियम को गैस से संबंधित है, ठीक है। जैसा कि आप अब देख रहे हैं यहाँ पे पिछले वाले जो बॉयल का नियम था, बॉयल के नियम में हम ताप को नियत रखे थे, अब यहाँ पे दाब यानी प्रेशर को नियत रख रहा है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर को नियत रख, प्रेशर यानी पी, ठीक है, इसको हम नियत रख रहे हैं। तब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। आयतन यानी V समानुपाती होगा किसके, तापमान के, बशर्ते दाब को नियत रखा जाए। यहाँ पे दाब कांस्टेंट यानी P कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को चार्ल्स का नियम कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई, V समानुपाती T, V समानुपाती का चिन्ह हटा, एक कांस्टेंट आएगा। याद रखिए, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने रखे के, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, नियतांक, समानुपातिक नियतांक है। इसको समानुपातिक नियतांक बोलते हैं जब ये इसका चिन्ह हटता है तब, ठीक है, जो हम लगाते हैं उसको। और यहाँ पे टी क्या है, टी है तापमान है, केल्विन में यहाँ पे ले रहे हैं, और वी क्या है, गैस का आयतन। यह नियम पाइनियर, बल्लोनिस्ट, जैक्वेस चार्ल्स ने दिया था, ठीक है। तो चार्ल्स, हम जो लास्ट नेम है उससे हम जानते हैं चार्ल्स का नियम, जो पूरा नाम है ये आप देख सकते हैं, इन्होंने दिया था। और 1787 में वे कई प्रयोग कर रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी गैस का आयतन ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो ये उन्होंने यहाँ पे दिया ये नियम, ठीक है। किसी गैस का आयतन ताप पर किस प्रकार ये निर्भर करता है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। यहाँ पे यही चार्ल्स का नियम ही है। चलो एक बार से देख लेते हैं। 1787 में चार्ल्स डार्विन ने बताया कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आई, ठीक है। ये चार्ल्स का नियम हो गया। अगला हम देखते हैं हुक का नियम। हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रत्यास्थता और विकृतीय प्रतिबल से दो तीन शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक्स दो तीन पेज हम देखने वाले हैं, ताकि ये इसका मतलब आपको समझ में आ जाए। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी इंग्लिश में से बोलेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये देखिए, प्रत्यास्थ मतलब कोई वस्तु प्रत्यास्थ है। जैसे हम लेंगे स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, स्प्रिंग कुछ यूं होती है, ठीक है, उसको हम खींचेंगे तो वो अपनी लंबाई के अनुदिश फैलेगी, ठीक है, और वो उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। तो ये होता है प्रत्यास्थता, और इस प्रकार की वस्तु को बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो यहाँ पे ये इसका फैलना और सिकुड़ना ये आ जाएगा प्रत्यास्थता के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, इसकी सीमा जितना इसको खींच सकते हैं उसकी सीमा के अंदर प्रतिबल, प्रतिबल मतलब जो उसको हम खींच रहे हैं और हम खींच रहे हैं और वो उसका अपोज कर रही है, यानी प्रतिबल। देख, एक तो होता है बल, एक होता है प्रतिबल, उसका अपोज करने वाला बल, ठीक है, उसका विरोध करने वाला बल। तो यहाँ पे प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। जो प्रतिबल के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो प्रतिबल कैसा होगा, विकृति के समानुपाती। अब आप बोलेंगे विकृति क्या होती है, ठीक है। विकृति समझने के लिए आपको हम अगली स्लाइड में ले चलते हैं। ये देखिए, विकृति की परिभाषा हम देखते हैं। देखिए, एक होता आकृति, ठीक है, आकृति में कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं या कुछ उसकी विमाएं या फिर उसका आयतन या फिर उसकी आकृति, इस प्रकार से कुछ भी हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा विकृति, ठीक है। उसके इनिशियल शेप में कुछ चेंजेस लाना, उसको बोलेंगे विकृति, ठीक है। ये बेसिक लैंग्वेज में हम इसको समझे। अब हम इसकी जो परिभाषा है वो शब्दों में देख लेते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण, किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण वस्तु की विमाओं में परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया होगा, चलिए आगे समझिए, आगे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका भावार्थ क्या निकलता है, भावार्थ मतलब इसका जो आपको समझने वाली चीजें हैं वो आप देखिए।
विकृति की परिभाषा के अनुसार विमा में आया परिवर्तन, विमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, विमा है लंबाई वगैरह में, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, ये कोई घन है, ठीक है। घन की विमाएं क्या हो सकती है? घन की विमाएं क्या हो सकती है? देखिए, एक तो होते लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, चौड़ाई और यहाँ पे है ऊंचाई, ठीक है। 1 2 3, ये 3 विमाएं इसकी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये विमा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि विमाएं किस प्रकार से हो सकती है, ये घन का उदाहरण लेते हुए। तो यहाँ पे विकृति की परिभाषा के अनुसार वस्तु की विमा में आया परिवर्तन, विमा में परिवर्तन आएगा और वस्तु की मूल विमा के अनुपात को हम विकृति कहेंगे, ठीक है। जो परिवर्तन आए हैं, ये देखिए परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन बटे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो मूल विमा थी वो, मूल विमा, परिवर्तित विमा, ठीक है, परिवर्तित लिख देते हो, परिवर्तित विमा और मूल विमा, इसका जो अनुपात रहेगा उसको बोलेंगे हम विकृति। क्या बोलेंगे? विकृति। ये आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं और ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। परिवर्तित विमा, जो चेंज हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और जो इनिशियल था उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इसका अनुपात जो हो जाएगा वो विकृति कहलाएगी। अब देखिए, विकृति के बारे में और हम जानेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसके अनुसार सूत्र निम्न प्रकार से होगा, जैसा कि हमने अभी देखा, विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक या मूल विमा, जिसको हम बोलते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है। अब ये देखिए, विमाहीन राशि, यहाँ पे हम तो बात कर रहे हैं कि विमा में परिवर्तन भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अभी विमाहीन राशि कैसे हो गई? इसकी कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। आपके दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा कि ये विमाहीन राशि क्यों हो गई जबकि यहाँ पे विमाएं हैं, परिवर्तन भी हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, ये सूत्र का, ठीक है। विमीय सूत्र आपने सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ तो है क्योंकि फिजिक्स में है ये। और यहाँ पे इससे प्रश्न आते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें देखने को नहीं मिलते, कोई दूसरी परीक्षाओं में आते हैं। तो अपने विमीय सूत्र को हम यहाँ पर दर्शाते हैं MLT से संबंधित जो भी रहते हैं, ठीक है। इसमें जो घातें आती है, जैसे मान लीजिए MALBTC, इस प्रकार से हम दर्शाएंगे, ठीक है। जो विमाएं हुए वहाँ पे उसकी घात के रूप में हम यहाँ पर दर्शाते हैं विमीय सूत्र को। भौतिक राशियां जो होती है और जो भौतिक सूत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित चीजें हैं ये। और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा? ये देखिए, दूरी यानी है ये लंबाई, ठीक है, दूरी को लंबाई ही बोलेंगे, समय वो समय लिखेंगे। लंबाई को हम नापते हैं ऐसे मीटर से, समय को नापते हैं टी से। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेट कीजिए तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये विमाहीन राशि क्यों, ठीक है। और यदि आपको याद रखना कि ये विमाहीन राशि है तो रख सकते हैं, बाकी कंसेप्ट मेरा काम है कि मैं समझाऊँ, तो आप समझिए। समय को लिखते हैं हम टी से, सॉरी, समय को नापते हैं सेकंड से, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे देखिए, मीटर में किसको नापते हैं? मीटर को नापते हैं हम, मीटर में हम किसको नापते हैं? लंबाई को। और सेकंड को नापते हैं, सेकंड से नापते हैं किसको? टी को, टी यानी समय को। तो यहाँ पे देखिए, ये एम दर्शाता है यहाँ पे मास को, एल दर्शाता है यहाँ पे किसको? लंबाई को, टी दर्शाता है यहाँ पे समय को। ये दर्शाएगा यहाँ पे क्या? मास, मास नहीं, द्रव्यमान। एल दर्शाएगा यहाँ पे किसको? लंबाई को, और टी दर्शाएगा समय को। तो यहाँ पे एम इसका हो जाएगा 0, एल हो जाएगा कितना? एक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और टी हो जाएगा कितना? 1। तो ये बटे में है, बटे में मतलब माइनस में, बटे में मतलब नीचे है, ठीक है। और नीचे ये देखिए, 1/T है, ये 1/T है। तो यहाँ पे इसको टी को ऊपर लाना है, तो टी को ऊपर लाने के क्या करेंगे? घातांक नियम लगेगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, -1। क्यों? क्योंकि टी की घात क्या है? यहाँ पे 1 है, और ये यदि ऊपर जाएगी यानी आधार में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा T-1, तो यहाँ पे हो जाएगा T-1।
ये होगा इसका विमेय सूत्र, ठीक है। इसको या तो एल टी माइनस वन लिख सकते हैं, या L1 T माइनस वन लिख सकते हैं, फिर M0 L1 T माइनस वन भी लिख सकते हैं। अब देखिए सब कहने का प्रयास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकृति में क्या आएगा, परिवर्तन आया, ठीक है, परिवर्तन बटे मूल अवस्था। तो परिवर्तन मान लो हम लंबाई में ले रहे हैं, ठीक है, तो लंबाई में यदि ले रहे हैं परिवर्तन, तो यहाँ पे भी लंबाई है, ठीक है, क्या नापेंगे लंबाई, तो मूल जो मूल विमा है, विमा में लिख देता हूँ यहाँ पे, विमा, मूल विमा है, यहाँ पे लंबाई, इसको लंबाई में नापेंगे, इसको लंबाई में हम चेक करेंगे कि वहाँ पे दर्शाएंगे लंबाई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, मीटर, मीटर मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वाले सूत्र में आएंगे, MLT वाले में आएंगे, MLT वाले में, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब देखिए जो लंबाई रहती है, लंबाई को हम लंबाई को हम जो लंबाई का जो ऐसा ही मात्रा है वो है मीटर, उसको दर्शाते हैं हम L से, ठीक है। तो L आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया L, नीचे भी L, ऊपर भी L। अब यहाँ पे देखिए L और L है, L और L यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे देखिए L का आएगा 1, ठीक है, ऊपर की घात 1 है, नीचे वाला है, ये घातांक नियम लग रहा है, -1 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया कितना, 1 - 1 हो गया 0, ये हो जाएगा कितना, 1। तो यहाँ पे इसकी कोई विमा नहीं निकली, कुल मिला के ये। तो यदि आपको ये याद रखना है, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया वो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप इतना याद रख लीजिए, विकृति एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। इतनी सारी जो मैंने जो कंसेप्ट, इतने सारे कंसेप्ट बताए, यदि आपको याद हो सके, आप समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, आप इतना याद रखें कि विमाहीन राशि है, खत्म काम, ठीक है। ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये एक विमा भी यहाँ पे और विमाहीन राशि भी है, क्यों होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए आगे हम देखते हैं विकृति के प्रकार, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। यह 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, ठीक। अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई के अनुदिश इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, आयतन मतलब आयतन के अनुदिश परिवर्तन होगा, अपरूपण यानी आकृति के जो उसका शेप उसके अंतर्गत परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल अर्थात किसी विरूपक बल कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है, किसी वस्तु पर बाह्य बल या विरूपक बल आरोपित किया जाता है, तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों में एक चीज कॉमन रहेगी, प्रारंभिक, सॉरी प्रारंभिक नीचे आएगा, प्रारंभिक और यहाँ पे जो परिवर्तित है वो, ठीक है। प्रारंभिक चीज हम आयतन में बात करेंगे, तो प्रारंभिक आयतन, परिवर्तित आयतन, ये फॉर्मूला यही होने वाला है, विकृति का फॉर्मूला यही होना है, बेस तो यही है ना, विकृति का फॉर्मूला यही होने वाला है। अब अनुदैर्ध्य में यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे अनुदैर्ध्य में हम लंबाई की बात करेंगे, आयतन में हम आयतन की बात करेंगे, और जो अपरूपण है उसमें अपरूपण की बात करेंगे, ठीक है, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे नीचे आएगा जो इनिशियल वैल्यू आएगी और ऊपर आएगी जो चेंज वैल्यू, वो है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। आया समझ में, अनुदैर्ध्य विकृति इसको कहेंगे। अब हम देखते हैं मानव विरूपक बल लगाने पर किसी वस्तु की लंबाई में L परिवर्तन होता है, L, ठीक है। तथा वस्तु की वास्तविक मूल लंबाई कितनी है, कैपिटल L, लंबाई में परिवर्तन हो गया स्मॉल l, और उसकी जो इनिशियल लेंथ थी यानी मूल लंबाई थी, वास्तविक मूल लंबाई थी, वो है L, कैपिटल L। तो अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र निम्न प्रकार से होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया था, बेस यही होने वाला है, परिवर्तित यानी जो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो गया, ऊपर साइड आ गया, ठीक है, और वस्तु की मूल लंबाई यानी जो नीचे साइड पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, L, स्मॉल l, ठीक है, और यहाँ पे मूल लंबाई क्या है, कैपिटल L। तो ये है इसका फॉर्मूला अनुदैर्ध्य विकृति का, ये देखिए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। आगे समझ में, ये है अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। इसमें लंबाई में हमें परिवर्तन हो रहा है किसी वस्तु, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आयतन विकृति। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल या विरूपक बल लगाया जाता है, तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन v तथा वस्तु के मूल या वास्तविक आयतन v के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। ये सेम वही चीज है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्मॉल v और कैपिटल V। स्मॉल v यानी जो चेंज हुआ है आयतन में चेंज, और जो कैपिटल V है वो है इनिशियल वॉल्यूम, इस प्रकार से आ गया। तो
इसमें समझाने की आवश्यकता आपको है नहीं। आयतन विकृति, आयतन परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन, आयतन विकृति बराबर स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ये हो गया छोटा v बटे बड़ा v। ठीक है, तो ये हो गया आयतन विकृति, आयतन में इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बेस वही है जैसा कि मैंने आपको बताया विकृति का फॉर्मूला। विकृति होगा परिवर्तन, परिवर्तित जो चीजें हैं विमाएं हैं, और यहाँ पे है मूल वाली। ठीक है, जो इनिशियल कंडीशन में थी वो, इसका अनुपात आप रख देंगे तो विकृति आपको निकल जाएगी, चाहे वो आयतन हो, चाहे अनुदैर्ध्य हो, चाहे अपरूपण हो। अपरूपण विकृति के बारे में आप देखिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और इस विरूपक बल से वस्तु के आयतन में परिवर्तन न हो, यहाँ पर देखिए आयतन में परिवर्तन न हो लेकिन वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाए, तो इस प्रकार की विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। है समझ? देखिए आयतन में परिवर्तन ना हो, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स का आयतन है कुछ। ठीक है, कोई आयतन, इसका वॉल्यूम भी है मान लो, इसमें कोई चेंजेस ना हो लेकिन जो इसकी जो आकृति है, ठीक है, आकार है, सॉरी आकार जो है, आकार में परिवर्तन आ जाए। यानी जब उसको नापे या फिर उसका वॉल्यूम हम चेक करें तो उतना ही हो लेकिन उसका आकार थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अपरूपण विकृति। आए समझ में? वस्तु के आयतन में परिवर्तन किए बिना इसके आकार में परिवर्तन को अपरूपण कहते हैं। वस्तु के आयतन में परिवर्तित किए बिना इसके आकार में परिवर्तन को क्या कहेंगे? अपरूपण विकृति कहेंगे। ठीक है, अपरूपण विकृति यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, तो इसका फॉर्मूला आपको इतना ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। अपरूपण विकृति थीटा बराबर यहाँ पे है डेल अपॉन डेल एक्स। एक मिनट, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, विकृति बराबर जो मैंने आपको तो बताया था, विकृति का फॉर्मूला परिवर्तित जो भी चीजें हैं और जो मूल अवस्था है, तो ये इसमें रखो तो सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो अपरूपण विकृति बराबर क्या होगा? परिवर्तित आकार बटे प्रारंभिक आकार। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका सूत्र है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अपरूपण विकृति हो गया। चलिए, अपरूपण विकृति आप समझ गए, विकृति आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं वापस हुक के नियम में। इतनी सारी जो चीजें हमने पढ़े वो हुक के नियम के लिए पढ़े। ठीक है, तो हुक काफी बड़े वैज्ञानिक आप मान सकते हैं, क्योंकि इतना सारा बेस बनाने के बाद उन्होंने ये नियम दिया। चलिए खैर, मजाक कर रहा हूँ। हम देखते हैं इसका हुक का नियम। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल के बारे में यहाँ पे बताइए, प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति के बारे में बताया प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती बोले बात एक ही है। ठीक है, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा। इसे ही हुक का नियम कहते हैं। जो हम कथन अभी पढ़े उसको हम बोलेंगे हुक का नियम। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अर्थात यानी जिसको भावार्थ निकल रहा है वो क्या निकलता है? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यानी जो लास्ट में जो निकल के आ रहा है, प्रतिबल समानुपाती हो जाएगा क्या? विकृति। प्रतिबल समानुपाती हो जाएगा विकृति। ठीक है, जितना अपोज करेगी उतनी उसकी आकृति में चेंज होगा, उस वस्तु की आकृति में। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्रतिबल समानुपाती को विकृति के। समानुपाती के चिन्ह हटाने पर लगेगा ई। ठीक है, प्रतिबल बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई गुणा विकृति। ठीक है, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ई का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे हटा। और मैंने आपको बताया था ये सूत्र के अनुसार ये डिपेंड करता है कि समानुपाती का चिन्ह आप चाहे तो के लगा दो, आप चाहे तो सी लगा दो, पर जो यहाँ पे दिया है ई, वो कुछ कारण से दिया है। ई यानी इलास्टिसिटी वगैरह कुछ है यहाँ पे, प्रत्यास्थता गुणांक है ये, तो उसको हम ई से दर्शाएंगे, इसलिए यहाँ पे ई लगाएं। ठीक है, तो आप ई, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ई ही लगाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हुक के नियम के लिए यहाँ पे ई को यहाँ पे कर दिए गए हैं रिजर्व। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ ई समानुपातिक नियतांक है जिससे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रतिबल पर तथा वस्तु के किस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो रही है,
इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल तथा वस्तु के किस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो रही है। प्रतिबल और वस्तु पे किस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो रही है उस पर डिपेंड करेगा ई प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में यदि हम देखें तो ई बराबर क्या जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। ये कहाँ से आया, ये कुछ मतलब कुछ रॉकेट साइंस हमने नहीं किए। ये देखिए ई को हम यहाँ पे इस साइड रखें, राइट हैंड साइड में रखें, इसको हम इस साइड ले आ लिए, ये गुणा में है, और यदि इस समीकरण में इसकी साइड बदलेंगे, ठीक है, ये RHS में है, इसको LHS में लेके जाएंगे तो ये जाएगा बटे में, गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, तो प्रतिबल बटे हो जाएगा विकृति। तो ये इलास्टिसिटी ये प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक किस पे निर्भर करेगा, प्रतिबल और विकृति पे। ठीक है, ये इस लाइन में बताया गया। जब प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल और उत्पन्न विकृति के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो हम पाते हैं कि यह एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यदि हम इसके बीच यदि ग्राफ हम बनाएंगे, है ना, ग्राफ किसके बीच में, प्रतिबल और विकृति। ठीक है, ये है क्या, प्रतिबल, और ये है विकृति। इसके बीच में यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें समानुपाती है। ठीक है, ये देखिए प्रतिबल समानुपाती है क्या, प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। तो इस प्रकार ये जितना प्रतिबल बढ़ेगा उतना यहाँ पे विकृति होगी, विकृति बढ़ेगा प्रतिबल बढ़ेगा। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो सेम वैल्यूज है वो आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ यदि खींचे इसके बीच में तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। यही इस हुक के नियम में यहाँ बताया गया। ठीक है, प्रतिबल और उसके बीच यदि ग्राफ दर्शाया जाए तो। चलिए, हमने हुक का नियम पढ़ लिया, इसके अलावा और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं इसमें। अब हम देखते हैं बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली साहब बहुत ही गजब के वैज्ञानिक हैं, और इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस लेवल के वो थे साइंटिस्ट। चलिए देखते हैं, मजाक कर रहा हूँ मतलब, हालांकि ये बहुत महान वैज्ञानिक तो थे। और इनका नियम हम देखते हैं। जब कोई द्रव अथवा गैस का स्थान गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब कोई द्रव या अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कोई आयतन है उसकी कुल ऊर्जा हम चेक करेंगे तो उनका योग नियत रहे। कौन कौन सी ऊर्जा यहाँ पे देखिए, दाब ऊर्जा यानी हम P से दर्शा देते हैं उसको, गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा हूँ मैंने, ये है दाब ऊर्जा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दाब ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी को इंग्लिश में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये है, तो इनका जो योग है वो रहेगा नियत रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इस बिंदु पर P कम है, ठीक है, P कम है और स्थितिज ऊर्जा कम है, P यानी दाब ऊर्जा कम है और स्थितिज ऊर्जा कम है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। ये कैसे करेगी, मान लीजिए जैसा कि प्रेशर है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप एकदम वो मत समझ लेना कि थ्योरेटिकल है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम मैथमेटिकल वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसका मान भी यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है ये 2 या फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका नियत कितना आ रहा है, टोटल 3 1 4 और 1 5, ठीक है, 5 आ गया। ये यहाँ पे ऐसा कुछ 5 आएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये बैलेंस होती है। अब देखिए, मान लीजिए दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा कि यहाँ पे जो P है, P ज़्यादा होगा यानी 3, उसकी वैल्यू 3 रहेगी। काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते 1, पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दाब ऊर्जा है वो बढ़ गई, काइनेटिक ऊर्जा यहाँ पे कम है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा यहाँ पे कम है, यानी इसका योग आ रहा है 5। यानी जो नियत है, इसका नियत यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सॉरी नियत ही रहेगा, जो वैल्यू रहेगी वो नियत रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है,
इसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, नियत यानी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हो जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जब कोई द्रव्य या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारारेखीय प्रवाह में बहती है, धारारेखीय प्रवाह में बहती है, ठीक है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है उस बिंदु पर, उस आयतन के लिए, और दाब ऊर्जा भी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसका जो नियत है योग वो हमेशा उतना ही रहेगा। चलिए बर्नौली के प्रमेय से संबंधित जो आपको एग्जांपल देखने को मिलता है वो हम देख लेते हैं। बर्नौली साहब ने कुछ कंसेप्ट और दिए हैं। ये देखिए, दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, गति व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के 1/दाब। ठीक है, गति व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, दाब के। तो यहाँ पे गति बढ़ेगी तो दाब कम होगा, दाब दाब ज्यादा होगा तो गति कम होगी। क्या ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती में होता है ऐसा, बताइए। क्या जो मैंने स्टेटमेंट बोला हूँ, जो लाइन बोला हूँ, क्या वो सही है, बताइए, सोचिए, क्या जो कंडीशन मैंने बताया वो सही है। चलिए ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये जो मैंने बोला वो सही है। चलिए यहाँ पे देखिए, गति है और ये दाब है। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, साधारण भाषा में इसका मतलब ये होता है कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे पहला घटेगा। ठीक, इस प्रकार की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे बर्नौली के नियम को अभी के इस कंसेप्ट को हमको समझना है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, गति है, जब गति हो रही है, मान लीजिए ये वातावरण है और यहाँ पे पवनों की गति हो रही है, और यहाँ पे दाब है कुछ। ठीक है, दाब है, तो यहाँ पे देखिए जब गति हो रही है तो यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, उस एरिया में दाब कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये। यहाँ पे कोई घर है मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार कोई घर है। अब घर मैं कैसे बना रहा हूँ, आप ये मत समझना कि कैसे बना दिया सर ने आपने घर। ये देखिए, ये घर है मान लीजिए कोई, ठीक है, ये खिड़की है, यहाँ पे घर की खिड़की वगैरह कुछ ऐसा कुछ मामला है, ये गेट है इसका। यहाँ पे जो शीट वगैरह डली रहती है, ठीक है, छप्पर इसको बोलते हैं, शीट। ठीक है, आंधी या फिर तूफान के टाइम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब यहाँ पे आंधी तूफान वगैरह की कंडीशन बनती है तो यहाँ पे देखिए, ये हवाएं चलती है तेज। ठीक है, यानी उसमें गति है तो यहाँ पे गति है तो देखिए यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, गति बढ़ेगी तो दाब कम होगा। ठीक है, ये देखिए गति है तो दाब कम हो, यहाँ पे कंसेप्ट है। गति है यहाँ पे तो इधर के एरिया यानी छत के ऊपर वाले एरिया का दाब कम हो जाएगा, दाब हो जाएगा कम। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे घर के अंदर पवनों की गति उतनी नहीं है, ठीक है, वायु की गति उतनी नहीं है, तो यहाँ पे दाब क्या है, अधिक रहेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे गति नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए कम दाब है ऊपर साइड क्योंकि यहाँ पे गति हो रही है, और नीचे अधिक दाब है कहाँ पे, नीचे साइड, क्योंकि वहाँ पे ये खिड़की दरवाजे वगैरह पैक है, तो वहाँ पे गति जो वायु की गति वो नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखिए अब कंसेप्ट यहाँ पे दाब वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा। ये अधिक से कम की ओर ये जाता है, मतलब इसकी टेंडेंसी रहती है अधिक से कम की ओर गमन करने की। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो वायु है यहाँ की वो जाएगी ऊपर की ओर, अधिक से कम की ओर। ठीक है, अधिक से कम की ओर, यहाँ पे दाब ज्यादा है, यहाँ पे दाब कम है, ये जाएगी अधिक से कम की ओर, तो ये इसकी जो छत है उसको उड़ा देगी। ठीक है, यहाँ पे बैरियर ये है तो ये इसको उड़ा देगी। ठीक है, करके तो यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ये उड़ा देगी इस पर, इसीलिए यहाँ पे छत उड़ जाती है। ठीक है, ऐसा समझो कंसेप्ट, वायु की गति, दाब, अधिक कम, ये सारी चीजें यहाँ पे वेरी करती है। ठीक है, तो ये बर्नौली का प्रमेय है। बर्नौली के प्रमेय के अंतर्गत जो है यहाँ पे वो हमने देखा। तो यहाँ पे और एग्जांपल आप जानना चाहेंगे इसके बारे में, तो ये आप याद रखिए, घरों की छप्परों का उड़ जाना किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आता है बर्नौली के नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कई बार कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे गति है, ठीक है, गति तेज हो रही है, वहाँ पे दाब किस प्रकार से वेरी करता है। मान लीजिए आप कोई रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में खड़े हैं अंदर, और ये है ट्रेन का ट्रैक, ये पटरी, ठीक है, ये पटरी है, यहाँ पे
ये थोड़ा ऊंचा वाला एरिया, थोड़ा ऊंचा वाला एरिया वहाँ पर, ठीक है, प्लेटफॉर्म में रहता है ना वहाँ पे, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, तो ये यदि नॉर्मल कंडीशन में आ रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड में आ रही है, मतलब जैसे 5 की 10 की इस प्रकार से स्पीड है, फिर एक नॉर्मल स्पीड आप मान लो उसमें जा रही है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ये ट्रेन आएगी यहाँ से चली जाएगी आराम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गति सामान्य है, तो दाब में उतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेन यदि तेज तेज गति से आ रही है, स्पीड उसकी तेज है, स्पीड तेज है, ठीक है, तब वाली कंडीशन में क्या होगा, तब वाली कंडीशन में आपने देखा होगा, आपको बोला जाता है कि ट्रेन यदि गति में हो तो उसके पास ना जाए, नहीं तो आपको खींच लेगी, इस प्रकार से की बातें होती हैं, ठीक है, तो वो आप खींचती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भूत पकड़ा हुआ खींचते नहीं है, यहाँ पे बर्नौली साहब का प्रमेय यहाँ पे लगता है, बर्नौली का नियम यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रेन आ रही है गति में, ठीक है, तो इसके आसपास की जो वायु है वो कैसी हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, वायु में क्या जाएगी, गति, और गति आई तो वहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, दाब हो जाएगा कम, और ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके आसपास की जो वायु है वो यहाँ पे क्या रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, तो यहाँ पे जब ये ट्रेन जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, इसके इसके आसपास का जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, सामने वाला, और ये थोड़ा आसपास वाला, यहाँ पे गति के कारण यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, ठीक है, और दाब यहाँ का दाब इस व्यक्ति को इधर ढकेलेगा, क्योंकि यहाँ पे है अधिक दाब है, और यहाँ पे कैसा दाब है, कम दाब है, ठीक है, अधिक दाब कहाँ ढकेलेगा, कम की ओर, तो ये व्यक्ति इधर आएगा, इधर आने का प्रयास करेगा, यानी ट्रेन की तरफ आएगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है, ठीक है, तो आप समझ गए कि ट्रेन खींचती नहीं है इस प्रकार से, और ये जो कंसेप्ट है वो बर्नौली के नियम के आधारित है, ठीक है, कि आप जब आप ट्रेन के पास खड़े होते हो तो ट्रेन आपको क्यों खींचती है, इस प्रकार से जो यदि खींचती है, मतलब आप अंदर की ट्रेन की तरफ महसूस करते हैं अपना जो अपनी जो मोशन है उसको, ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। और एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो, और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में आप और गूगल कीजिए, इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, दो मैंने आपको बता दिया, और भी माइंड में आ रहा है मेरे, लेकिन मैं सारे ही बता दूंगा तो आपके लिए होमवर्क क्या रह जाएगा, ठीक है। ट्रेन से संबंधित एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, ये तो बाहर है, ट्रेन के अंदर कंडीशन में भी क्या होता है ये आपको बताना, ये आपको सर्च करना, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि किस प्रकार होता है। और इसी प्रकार रोड में आप चल रहे हो, ये बस वगैरह चल रही है यहाँ पे चकचकाती हुई एकदम ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है और आप यहाँ से आ रहे हैं बाइक से, तो यहाँ पे भी कंडीशन बनती है, ठीक है, अधिक दाब और कम दाब की। तो ये जो मैंने बताया ट्रेन से संबंधित जो एग्जाम्पल है वही यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और ये दो दो हिंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो बस चलती है, और यहाँ पे मान लीजिए आप कोई बाइक से आ रहे हो, ठीक है, बस चल रही है, बस अपनी गति से चल रही है, आप यहाँ पे बाइक से यहाँ पे आप चल रहे हो आगे, ठीक है, तो ये आप इसको ओवरटेक करोगे या कुछ इस प्रकार कंडीशन करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ खींच रहा है, ठीक है ये मैं सॉरी मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे खींच रहा है मतलब वहाँ पे आपको ऐसा आभास होगा कि आप अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन क्यों बनती है, ये कंसेप्ट मैंने बताया, ठीक है, अधिक दाब कम दाब का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, बर्नौली साहब का जो प्रमेय है वो यहाँ पे लगने वाला है, तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में, और आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए ताकि आप इस प्रमेय को अच्छे समझ जाए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ गया, बर्नौली का नियम, गति और दाब से संबंधित ये है, ठीक है, और ये भी आप याद रखिए, ऊर्जा वाला, ठीक है। आई होप आप होमवर्क करेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है, आप जब बाइक चलाओगे तो आप इसको और याद रखोगे, ठीक है, कि बस के पास से क्यों नहीं हो जाना है, तो ये दाब वाला कंडीशन वहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। चलिए यार, आप ये आपके ऊपर आप करेंगे या नहीं करेंगे, आप, मेरा काम है आगे पढ़ाना। न्यूटन का शीतलन का नियम हम देखते हैं। किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, एक गर्म है, ठीक है, आसपास का वातावरण कैसा है, थोड़ा कम गर्म, यानी इससे या जो भी तापमान है कम गर्म है या ज्यादा गर्म है, जो भी हम ले सकते हैं, यानी इसका जो अंतर रहेगा ताप का जो अंतर है, यानी वातावरण का अंतर,
यहाँ पे ताप अलग है, यहाँ पे ताप अलग है, वस्तु का ताप अलग है, वातावरण का ताप अलग है। यहाँ पे इसके इन दोनों के मध्य ये संबंध बताएगा कि ये वस्तु ठंडी कैसे होगी, इसकी दर क्या होगी। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप अंतर, इसमें जो भी तापमान उसके अंतर उसके अनुक्रमानुपाती होगी। अतः अर्थात क्या हुआ, वस्तु जैसे ठंडी होती जाती है तो दर भी कम होती जाती है, ठंडे होने की दर। मान लीजिए यहाँ पे कोई कोई गर्म वस्तु है, ठीक है, और आसपास का वातावरण इससे कम गर्म है या फिर ठंडा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहले तो ये तेजी से गर्म होगी, ठंडी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी दर कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु जैसे ठंडी होती जाएगी दर भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताप का अंतर कम हो रहा है ना, ताप का अंतर, यही तो है नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम। ताप का अंतर यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, इसकी दर कम हो जाएगी, इसका रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है शीतलन का नियम, वस्तु जिस प्रकार ठंडी होगी उससे संबंधित है। अगला है ऊष्मागति के नियम। ऊष्मागति का प्रथम नियम हम देखते हैं। एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होती है। ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है, और इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया वो, चलो दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम का ही ये दूसरा रूप है। कौन सा? जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है वो। इसके अनुसार अब देखिए, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है और अतः इसका रूपांतरण हो सकता है। यहाँ पे समझना जो नियम दिया गया उसके बारे में। ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है, अतः इसका रूपांतरण तो हो सकता है, किंतु उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इंजीनियरों का मुख्य उद्देश्य ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करके इंजन चलाना होता है, ठीक है। ऊष्मा, ठीक है, जो ऊष्मा है, जैसे पेट्रोल वगैरह भर रहे हैं, पेट्रोल से हीट ऊष्मा निकलती है, उसको हम बदलते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। हम नहीं, जो इंजीनियर का काम रहता है, हम तो बदलेंगे नहीं, हम तो पेट्रोल डलाते हैं। तो ये इंजीनियर लोग जो रहता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करें, इस प्रकार से चीजें। पेट्रोल हम भराते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं फिर यांत्रिक ऊर्जा में, पिस्टन वगैरह वो हिलते हैं, वो नीचे होते हैं, वो अलग पिक्चर है। लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं वो किस प्रकार से हो रही है। अब आगे हम देखते हैं। प्रथम नियम यह तो बताता है कि दोनों प्रकार की ऊर्जाएं वास्तव में अभिन्न है। दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वास्तव में अभिन्न है, किंतु यह नहीं बताता कि एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं, ठीक है। एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा ये नहीं बताता है। यदि बिना, यहाँ पे आगे देखिए, यदि बिना रोक टोक ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन संभव हो सकता तो हम समुद्र से ऊष्मा लेकर जहाज चला सकते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम समुद्र से ऊष्मा लेकर जहाज को चला सकते थे, कोयले का व्यय ना होता, हम कोयले को खर्च नहीं करते, इतनी सारी खदानें क्यों खोदते हैं, ठीक है, धरती को खोखला क्यों करते हैं, तो कोयले का व्यय ना होता, तथा बर्फ भी साथ साथ मिलती। अनुभव से यह सिद्ध है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं इस नियम के, प्रथम नियम के, ठीक है। कि यहाँ पे बिना रोक टोक, यानी ये बता रहे हैं कुछ नियम कानून यहाँ पे लगेंगे, नियम कानून लगेंगे तब जाके ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन संभव है। जैसे यहाँ पे पेट्रोल से यांत्रिक ऊर्जा जब बनती है तो यहाँ पे कुछ उसमें इंजन में कुछ फंक्शन होते हैं जो इंजीनियर द्वारा लगाए जाते हैं, तभी वो इस एक विशेष कंडीशन में बन पाती है, ठीक है। इसके अलावा हर कंडीशन में ये नहीं होती। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि ये इस प्रकार से यदि हर टाइम ये लॉ लागू हो तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती कि समुद्र से उसमें लेकर हम जहाज चला पाते या फिर कोयले का व्यय नहीं हो पाता, ये सारी कंडीशन है यहाँ पे। दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये है दूसरा नियम, ठीक है। ये दूसरा नियम आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद कैसे कर सकता हूँ ये समझ में आए, क्योंकि आपने इसको पहली बार पढ़ा है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। इस नियम के अनुसार यह है कि उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग यांत्रिक कार्य में संपूर्ण भाग को है वो यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, ठीक है। संपूर्ण को यांत्रिक भाग में कार्य में बदलना संभव नहीं है,
परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। एक निश्चित क्वांटिटी हम लेके उसको कार्य में बदल सकते हैं। अर्थात अर्थात समझिए, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से, निम्न ताप, ठीक है, लो टेम्परेचर की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, अपने आप नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन यहाँ पे लगेगी, अपने आप नहीं हो सकती। तो ये दूसरा नियम इस पर जोर देता है, ठीक है। निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर नहीं प्रवाहित हो सकती ऊष्मा, ठीक है। चलिए, ये था द्वितीय नियम। अब हम देखते हैं दाब नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिर आयतन है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, नियत, स्थिर है, मतलब कांस्टेंट मतलब नियत है, वहाँ पे स्थिर है, एक कोई पॉइंट में वहाँ पर रख दिया। पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, निश्चित द्रव्यमान का दाब, यहाँ पे देखिए प्रेशर, प्रेशर यानी पी, ये पी, ठीक है, प्रेशर, उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप यानी टी, टी के समानुपाती होगा, ठीक है, पी समानुपाती हो जाएगा टी। इस प्रकार यदि जो आयतन है वो यदि स्थिर है, ठीक, आयतन को हम स्थिर रख रहे हैं, अर्थात सॉरी, आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाए, अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है। आयतन यदि हम निश्चित रखेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और यदि ताप घटाया जाए तो दाब घटेगा, ठीक है। आगे समझिए, बी समानुपाती टी, तो ये कंडीशन यहाँ पे बनी है। कौन सा नियम पढ़ा था हम, दाब का नियम, ठीक है, दाब का नियम, बी समानुपाती यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने वी वगैरह के बारे में हमने पिछले जो नियम है उसका उसमें पढ़ा, बॉयल्स चार्ल्स वगैरह के नियम में, तो ये दाब का नियम, ठीक है। आगे हम देखते हैं गैसों का गतिज सिद्धांत। यदि किसी को नहीं, किसी गैस को है यहाँ पर, ठीक है, किसी को भी नहीं करना होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग वगैरह, समझ सकते हैं। यदि किसी गैस को घनाकार बर्तनों में रखा जाए तो गैस का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। गैस का जो दाब है उत्पन्न दाब के बराबर होता है, जो गैस द्वारा बर्तन की दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जाती है। गैसों की गति का सिद्धांत ये है, ठीक है। कोई बर्तन है, मान लीजिए ये घनाकार बर्तन है, ठीक है, घनाकार बर्तन, किसी गैस को घनाकार बर्तन में रखेंगे, ये घन है, सॉरी, ये घनाभ की आकृति बन गई है, तो एक मिनट ना, आप समझ जाइए, घन है, डायमेंशन पर इतना ज्यादा फोकस ना करें, ये घन है मान लीजिए, ठीक है, ये घन है, घनाकार बर्तन में रखा है किसी गैस को, तो गैस का जो दाब है, इसका जो प्रेशर है, ठीक है, गैस के द्वारा उत्पन्न दाब, गैस का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, जो गैस द्वारा बर्तन की दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जाती है। आया समझ, ठीक है। तो ये है गैसों का गति सिद्धांत, इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जा रही, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा देखिए, इसको बड़ा देखिए, ये इस प्रकार इकाई क्षेत्रफल में यदि बल लग रहा है तो उसके बराबर ही होगा गैस का दाब, ठीक है। तो ये है गैसों का गति सिद्धांत। अगला हम देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टक्कर वगैरह होती है उसके बारे में यहाँ पे है, तो गैसों संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, तीसरा नियम क्या था न्यूटन का, गति का तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, गति के तीसरे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, ठीक है, द्वारा विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण नियम ज्ञात होता है। एक और महत्वपूर्ण नियम यहाँ पे पता चलेगा, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियम को गति के दूसरे नियम से निगमित कर सकते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे संवेग संरक्षित यहाँ पर रहेगा, ये देखिए हम आगे जो कंडीशन पढ़ने वाले उसमें, यदि एक या एक से अधिक वस्तुएं द्वारा एक दूसरे पर पारस्परिक बल लगाया जा रहा है, तो इस क्रिया के पूर्व व पश्चात उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है।
तो P बराबर हो जाएगा m इंटू वी। m यहाँ पे है द्रव्यमान, v यहाँ पे है उसका संवेग, सॉरी संवेग, सॉरी वेग, ठीक है, वेग, वेलोसिटी, वेग। m यहाँ पे है द्रव्यमान, तो ये है संवेग। तो P बराबर हो जाएगा m गुणा P, m गुणा v। P संवेग, m द्रव्यमान, v से वेलोसिटी। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। ये आप ये परिभाषा आप लिख देंगे तो ये भी गलत नहीं है, होगी, ये भी सही है, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान यानी मास, वेलोसिटी यानी यहाँ पे v को, v से हम दर्शाएंगे वेलोसिटी को, इसके गुणनफल को ही क्या बोलेंगे, p यानी संवेग, मोमेंटम। कहने का मतलब ये है कि संवेग संरक्षण ये कहता है, ये देखिए मान लीजिए कोई टक्कर हुई, ये है, ये वस्तु एक है, ठीक है, ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, इन दोनों में टक्कर हुई, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए किसी की स्पीड ज़्यादा है, कम है, या सॉरी यहाँ पर संवेग, संवेग की बात करेंगे, इसका संवेग ज़्यादा है, इसका संवेग कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पे जब टक्कर होगी, ठीक है, टक्कर होगी, तो टक्कर होगी तो दोनों का इंडिविजुअली संवेग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो हम नियत देखेंगे, ठीक है, कुल जब देखेंगे, ठीक है, कुल कुल संवेग संरक्षित रहेगा। यानी जो टोटल हम चेक करेंगे ना, जैसे वहां पे हम देख रहे थे किस वाले नियम में, बर्नौली जी के प्रमेय, बर्नौली जी का जो प्रमेय था उसमें कांस्टेंट रह रहा था क्या, दाब, काइनेटिक एनर्जी, और क्या रह रहा था कांस्टेंट वहां पे, दाब, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट कांस्टेंट रह रहा था ना, ठीक है। ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कांस्टेंट वाला कंसेप्ट हमने देखा अभी। तो वैसे यहाँ पे संवेग संरक्षित रहता है, जब टक्कर होगी तो यहाँ पर संवेग संरक्षित रहेगा। मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक है, ये बहुत तेजी से आ रही है और ये थोड़ी धीरे आ रही है, ठीक है, तो ये इसको जब टक्कर देगी तो ये थोड़ा मतलब इसको क्षति ज़्यादा पहुंचेगी और ये थोड़ा दूर जा सकती है, इस प्रकार से होगी, इस कंडीशन वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो संवेग वाला जो कॉन्सेप्ट है, संवेग जो रहेगा वो संरक्षित रहेगा, कुल संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। आगे समझ में, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है। बंदूक से गोली आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। ये मान लो बंदूक है कोई, अरे यार बंदूक का चित्र कैसे बढ़ेगा, चलो ठीक है, मान लो ये बंदूक है, कैसे भी हो बंदूक ये है, ठीक है, हमारे पास ऐसे ऐसे की बंदूक है, ठीक है। चलिए ठीक, मजा कर रहा हूँ। यहाँ पे बंदूक है, समझ जाइए, बंदूक है, बंदूक से गोली चलाई जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है, इसको पीछे की ओर ढकेलेगी, बंदूक को पीछे की ओर ढकेलेगी प्रतिक्रिया बल के कारण, ठीक है। और ये गोली का संवेग रहेगा आगे, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न होता है, पीछे पीछे साइड संवेग होगा और ये गोली का संवेग होगा आगे, ठीक है। आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होगा गोली में, और बंदूक है जो है पीछे की ओर जाएगी। बंदूक चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा बंदूक को अपने कंधों में दबा कर रखा जाता है ताकि बंदूक और शरीर एक हो जाए। ऐसा होने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, वह शरीर को जोर से झटका नहीं लगता है। जोर से यदि पकड़ लेंगे तो ऐसा ऐसा मतलब वहाँ पे ये होगा कि मास दोनों का एक हो जाएगा, जम से यदि पकड़ेंगे, और धीरे से पकड़ेंगे तो इतनी जम से फेंकेगा, बंदूक पीछे की ओर फेंकेगी या आप गिर जाओगे, जम से बहुत चोट लग सकती है आपको। इसलिए यहाँ पे इसको कंधे से दबाकर जम से रखा जाता है ताकि इसका द्रव्यमान जो है वो उसमें द्रव्यमान में वृद्धि हो जाए, यानी जो बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान आपके द्रव्यमान से अलाइन हो जाए। तो यहाँ पे ये है कि ताकि बंदूक व शरीर एक हो जाए, ऐसा होने पर द्रव्यमान में वृद्धि होगी और शरीर को जोर से झटका नहीं लगेगा, ठीक है। नोट यहाँ पे है, बंदूक का संवेग गोली के संवेग के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। बंदूक का संवेग, जितनी स्पीड से गोली आगे जाएगी उतनी स्पीड से बंदूक पीछे, सॉरी जितने संवेग से आगे जाएगी गोली उतनी संवेग से बंदूक पीछे आएगी, ठीक है। लेकिन विपरीत दिशा में होता है, बराबर होगा लेकिन संवेग संवेग बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। जितनी जितने संवेग से आगे जाएगी गोली उतनी संवेग से बंदूक पीछे आएगी। और यदि हम यहाँ पे कंधे से दबाकर रखेंगे और कंधे से दबाकर रखेंगे तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान और बंदूक का द्रव्यमान यहाँ पे वो हो जाएगा क्या, अलाइन हो जाएगा, तो इससे द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी और शरीर को जोर से झटका पीछे बंदूक पीछे आने पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। संवेग से संबंधित एग्जाम्पल और यदि आप देखना चाहें तो
आप सभी देखते हैं आईपीएल या फिर कोई भी टूर्नामेंट। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। तो वहाँ पे जब खिलाड़ी फील्ड यानी फील्डर होता है वो कैच लेता है, ठीक है, कैच लेता है तो ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कैच ले रहा है, कैच लेते टाइम उसको चोट चोट नहीं आने के लिए वो क्या करता है, मान लीजिए बॉल मतलब बैट्समैन ने मारा इस प्रकार से, ये आई यहाँ पे और ये कुछ इस प्रकार एंगल बनाती हुई आ रही है ऐसा, ठीक है, या फिर सीधी आ रही है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो रही है। तो जब बॉल इसके हाथ में आएगी, ये कोई खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसको कैच लेगा। तो यहाँ पे ये इसके संवेग को कम करने का प्रयास करेगा और बॉल जब हाथ में आएगी तो उसको पीछे खींचेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कैच लेने के बाद बॉल हाथ को थोड़ा पीछे खींचे जाता है, क्यों? क्योंकि इसके संवेग में कमी हो जाए, ठीक है, संवेग में कमी हो जाए ताकि चोट ना लगे, ठीक है। आगे समझ में संवेग का और एग्जांपल जो हमने देखे, इस प्रकार से हाथ को पीछे खींचा जाता है ताकि उसका संवेग कम हो जाए और उसको चोट ना लगे, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया इसका संवेग का। और चलिए आप इसके बारे में और ढूंढिए, ठीक है, गूगल कीजिए ताकि आप और इसके बारे में जान सकें। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया और ये कंसेप्ट आप क्या करेंगे, जैसे आपने कल इसका रिवीजन नहीं किया तो स्टडी कहती है कि 85% आप इसको भूल जाएंगे, सिर्फ 15% आपको याद रहेगा। या ये परसेंटेज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 80% या 20% या 70% या 30%, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जमेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंसेप्ट को आप ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए आप गूगल कीजिए और इसमें जो एग्जांपल है वो आप थोड़े और खुद से प्रयास कीजिए ताकि आप इसको रिवाइज कर सके, आप इसका जो है रिवीजन कर सके ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये होमवर्क देने का मतलब यही होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करना है या फिर कोई इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए संवेग के बारे में, ताकि आपको सिर्फ आप इससे कनेक्ट रहे और आपका रिवीजन हो जाए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत हम पढ़ेंगे, यानी जो बायो वाला पोर्शन है वो हमारे लिए हम चालू हो गया, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो मेन कंसेप्ट है वो हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे बायोलॉजी वाले, ठीक है। याद रहे ये जो मौलिक सिद्धांत है बहुत है, ठीक है। ये तो हमने जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो हमने यहाँ पे सम्मिलित किए। इसके बाद हम एमसीक्यू जब पढ़ेंगे, एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट आएंगे, तो आप ये ना कहें कि फिर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, कैसे आ गए। तो ये इसमें एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे भौतिकी के सारे जो नियम है वो यहाँ पे आएंगे, मौलिक सिद्धांत वगैरह में सारे नियम, मतलब ज़्यादातर नियम आएंगे इसमें। रासायनिक जो रसायन विज्ञान के नियम है और जीव विज्ञान के जो नियम है वो आएंगे। तो इतना सारा यदि आप पढ़ोगे तो आपको इसमें क्या होगा पता है, पूरी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, पूरी केमिस्ट्री, पूरे जीव विज्ञान। और जो कि जी एस थ्री में आप जाएंगे, किसमें, मेंस वाले पोर्शन में आप गए तो वहाँ पे आपको इकाई एक में ये सब मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। इकाई एक में आपको पड़ेगा यहाँ पे फिजिक्स, इकाई दो में आपको पड़ेगा यहाँ पे रसायन, इकाई तीन में आपको यहाँ पड़ेगा जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये अलग अलग पूरे टॉपिक है, ये इनके नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटर ये है कि आप इस फॉर्म में कर ले, ठीक है। तीनों अलग अलग इकाई है, 30-30 नंबर की इकाई, 30, 60, 90 पूरी इकाई यदि आप पढ़ेंगे तो आप ये कर सकते हैं। और यदि आपने मेंस का जो जो पोर्शन है जो मैंने पढ़ा है वो आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत ही आसान लग रहे होंगे जो कंसेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा, ठीक है। बहुत ही डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ा है जो कि एग्जाम के लिए आवश्यक है, उतना डिटेल हमने यहाँ पढ़ रखा है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेंस का जो पोर्शन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। मेंस का जो पोर्शन है वो आपका कवर है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मेंस का पोर्शन कवर है तो तभी आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, आप मेंस मेंस में जो पोर्शन आता है उसमें काफी सारा प्रीलिम्स का रहता है, ठीक है। यानी जो प्रीलिम्स में जो चीजें छोटे स्तर पर रहती है वो मेंस में बड़े स्तर पर रहती है, ठीक है। जैसा कि इसी इकाई के एग्जांपल में आपको देता हूँ। यहाँ पे विज्ञान का मौलिक सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। विज्ञान का मौलिक सिद्धांत सिर्फ एक लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन आप मेंस में जाएंगे तो मेंस वाले उसमें
आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही व्यापक रूप में मिली, बहुत ही व्यापक नहीं फिर भी एक व्यापक रूप में मिलेगी आपको, जो कि प्रीलिम्स के सिलेबस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यदि आप मेंस का पोर्शन यदि कवर कर लिए हैं तो ये आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले मेंस कीजिए उसके बाद प्रीलिम्स कीजिए। कई छात्र क्या करते हैं, पहले पहले करेंगे प्रीलिम्स की तैयारी, फिर करेंगे मेंस की तैयारी, फिर करेंगे इंटरव्यू की तैयारी। कुछ लोग प्रीलिम्स में अटके रहते हैं, कुछ लोग कुछ लोग मेंस प्रीलिम्स पास करने के बाद फिर कुछ समय मेंस में अटके रहते हैं, फिर इंटरव्यू में अटके रहते हैं। तो ये काफ़ी लंबा समय हो जाता है, पंचवर्षीय योजना टाइप से बन जाता है। इसलिए जो जब भी मैं वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों की तैयारी एक साथ की जाती है। ठीक है, आया समझ में, तीनों की तैयारी एक साथ की जाती है। तो यहाँ पे मेंस वाला पोर्शन यदि आप कंप्लीट है तो आप इंटरव्यू को भी मैनेज कर सकते हैं और प्रीलिम्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का नाम ही मुख्य परीक्षा, मतलब जो मेंस एग्जाम है वो वाकई में मुख्य परीक्षा होती है। इसलिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस यदि कंप्लीट है तो आप इंटरव्यू और प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट थी। हम आते हैं वापस कोशिका सिद्धांत में। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, 1838 से 1839 ईस्वी में दो जर्मन वैज्ञानिकों श्लेडिन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रस्ताव दिया, जिसके निम्नलिखित अभिग्रहित है। सभी जीवधारी कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बनते हैं। सभी जो जीवधारी कोशिकाओं से बने या फिर कोशिका के उत्पादों से बने। ठीक है, कोशिकाएं जीवधारियों के जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचना बनाती है और कार्यात्मक इकाई ये है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तो ये कंसेप्ट इसमें दिया है। जैसे हम भी बनते हैं या कोई जीव बनता है तो उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये है कोशिका सिद्धांत जो दिया था कितने, शॉन और स्लेडिन जो वैज्ञानिक उन्होंने दिया था। वर्तमान कोशिका सिद्धांत हम देखते हैं 1858 के अंतर्गत जो दिए गए हैं। रुडोल्फ वर्चाउ ने अपनी एक नई अवधारणा कोशिका सिद्धांत में अभिव्यक्त की और वर्तमान में इसे नए कोशिका सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। रुडोल्फ वर्चाउ के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववत कोशिका के विभाजन से होती है। कोशिका की उत्पत्ति अपने पूर्ववत कोशिका के विभाजन से होती है, सेल डिवीजन से होती है। ठीक है, ये हमने जीव विज्ञान में पढ़ा हुआ है। जीव विज्ञान वाले पोर्शन में पढ़ा, मेंस वाले जो पोर्शन चल रहा था वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववत कोशिका के विभाजन से होती है। टूटेगी मतलब विभाजित होगी, उसके बाद नई कोशिका बनेगी। ठीक है, तो ये है वर्तमान कोशिका सिद्धांत। अगला है जैव विकास सिद्धांत। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे.बी. लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत या लेमार्कवाद तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के प्राकृतिक चयन द्वारा प्राणियों का विकास को ही सर्वप्रथम जैव विकास के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता मिली और जैव विकास से संबंधित अनेक मत व सिद्धांत प्रचलित है। जैव विकास के सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और पुरावर्तन सिद्धांत। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके सभी। लेमार्कवाद, खोजकर्ता कौन इसके, लेमार्क है। ठीक है, किस वर्ष हुआ है ये खोज, जिसकी ये हुई है 1809 में। किताब इनकी फिलॉसफी जूलॉजिक, ये किताब थी इनकी। सिद्धांत ये थ्योरी इन्होंने दिया विकासवाद सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन क्या दिया इन्होंने, यानी इनका मत क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। लेमार्क ने अपने सिद्धांत का उल्लेख 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में किया। वातावरण के प्रभाव के कारण अंगों के कम या अधिक उपयोग से जीव के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। उपार्जित लक्षण, ठीक है, उपार्जित लक्षण एक्वायर्ड लक्षण कहा जाता है। और यही उपार्जित लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो इन्हें ही उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, यही है जो बाहर से उपार्जित हो रहे हैं, उपार्जित, ठीक है, उपार्जित कर रहे हैं किसके कारण, अधिक अंगों का अधिक उपयोग या इस प्रकार से वातावरण के प्रभाव कारण जो घटना यहाँ पे हो रही है उसमें जो उपार्जित लक्षण है जो शरीर में आ जाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया था। यही उपार्जित जो लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो इन्हीं उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत, इन्हें ही कहा जाता है वंशागति का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था,
लैमार्क ने दिया था। अगला है डार्विनवाद। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका नाम है। ये खोज का वर्ष है 1859। प्रकाशन पब्लिकेशन जो हुआ था 24 नवंबर 1859 को। और ये क्या है, शिप जहाज, ये पता नहीं क्या है, चलिए छोड़ो इसको। सिद्धांत हम देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत। सिद्धांत क्या दिया इन्होंने, विकासवाद का सिद्धांत। और इनका एक्सप्लेनेशन क्या था, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। ठीक है, किताब क्या थी इनकी, एक प्रकृति विज्ञान की समुद्र द्वारा विश्व की सैर तथा प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीव अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति करते हैं, परंतु अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास की एक नियत मात्रा ही उपलब्ध है। अतः जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संघर्ष, प्रकृति एवं वातावरण के साथ संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ठीक है, पर्याप्त संघर्ष और प्रकृति एवं वातावरण के साथ संघर्ष से यहाँ अस्तित्व को बचाने के लिए, जीवों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए गुजरना पड़ता है। कुछ जीव जीवन में अपने संघर्ष को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाते। ऐसे जीवों को प्रकृति कुछ समय बाद या तो नष्ट कर देती है या वे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, यदि जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, तो प्रकृति उनको नष्ट कर देगी या फिर वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जीवन संघर्ष में सकल सदस्य अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपने वंशानुक्रम जारी रखने में योगदान देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस योग्यतम की उत्तरजीविता तथा इसी को जैव विकास के संदर्भ में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। ठीक है, तो ये है इनका कंसेप्ट डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद आगे समझ। अगला है नव डार्विनवाद। ये क्या है, नव डार्विनवाद के अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है। कोई जाति है, उस पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे एक जाति से नई जाति उत्पन्न होती है। जाति उत्पन्न होती है, इस प्रकार यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिखा नहीं है। दूसरे शब्दों में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं भी बढ़ जाती है। जैसे किसी जीव में अचानक परिवर्तन का हो जाना उत्परिवर्तन कहलाता है। इसे उत्परिवर्तन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज ने 1909 में प्रस्तुत किया था। नवडार्विनवाद को आधुनिक संश्लेषित परिकल्पना भी कहते हैं और यह निम्नलिखित प्रकारों पर पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योजन, गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा भिन्नताएं और पृथक्करण। अगला है पुनरावर्तन सिद्धांत। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल इसे जाति आवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषता है कि किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। ये कंसेप्ट है, किसी भ्रूणीय अवस्थाएं किसी जीव की भ्रूणीय अवस्था उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। ठीक है, ये पुनरावर्तन का सिद्धांत है। अगला कंसेप्ट हम देखते हैं ब्लैक होल सिद्धांत। वह अति उच्च सघनता का पिंड है जो अपनी सीमा या प्रभाव के क्षेत्र के अंदर स्थित वस्तु या प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता। ब्लैक होल जो है वह क्या, अति उच्च सघनता का पिंड है जो अपने सीमा या प्रभाव क्षेत्र के अंदर स्थित वस्तु या प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। ब्लैक होल को खोजने का श्रेय एस चंद्रशेखर को जाता है, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिसके लिए 1968 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसके बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो कि आपको वन लाइनर में यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, यहाँ पे ओम मीटर है। ये देखिए यहाँ पे जो भी हमने पढ़े हैं मेंस में, फिर से आपको बता रहा हूँ, मेंस वाले जो पोर्शन आप कर लेंगे अच्छे से तो आपको मेंस की तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही कम, मतलब वन लाइनर में दिया है, तो वन लाइनर में आपको मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा कि इसकी इकाई ये है और इसको या इससे मापते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन यदि हम इस कंसेप्ट में आएंगे, जैसे प्रतिरोधकता अपने आप में एक कंसेप्ट है, विद्युत प्रतिरोधकता अपने आप में कंसेप्ट, उसको समझाऊंगा तो यहाँ पे काफी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ लें कि इसकी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है
ओम मीटर है, ये समझ लीजिए। और ये सवाल आया था MPPSC 1993 में, ये पूछा गया है विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। ठीक है, तो ये जो विद्युत वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, प्रतिरोधकता वाला जो मेंस में हमने कवर की है। ठीक है, मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? इलेक्ट्रोमीटर से। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में। CV रमन को, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। ये सवाल 1995 और 2001 में पूछा गया। शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसे प्रणाली का आविष्कार किसे माना जाता है? आर्यभट्ट। ठीक है, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, UPSC की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें पूछा गया 2006 में। अगला है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए, ये मिश्र धातु यहाँ पे बात हो रही है, अलॉयस की बात हो रही है। ठीक है, अलॉय मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातु की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मिश्र धातु कंसेप्ट हमने पढ़े हैं रसायन विज्ञान मेंस वाले पोर्शन में। आप जाइए, प्लेलिस्ट को छानिए, अच्छे से पढ़िए, तो आपको ये सारी चीजें ये सारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील के बारे में दिया है, वहाँ पे कुछ और मिश्र धातु पूछ सकता है कि वो किससे मिलकर बनी हो, तब आप क्या करेंगे? वन लाइनर तो यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन आगे जब आपको और चीजें आपको देखना होगा, मिश्र धातु के बारे में और पढ़ना होगा, तो आपको जो सारी मिश्र धातु उसके बारे में पढ़ना हो तो आप मेंस वाले प्लेलिस्ट वहाँ पे जाइए, आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि आप मेंस की प्लेलिस्ट में यही वहाँ देखिए, तो ये बार बार इसमें टाइम जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ कि क्या चीज़ें कौन सी है, ताकि आप समझ जाए कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको मेंस की पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ताकि आप ये कंसेप्ट समझ पाए। चलिए, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है किसका? लोहे एवं कार्बन का। लोहे एवं कार्बन का मिश्रण है स्टील, ये 2008 में पूछे गए। और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ये है सिलिकॉन। ये इसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस वहाँ मैंने बताया, आप जाकर उसको देखिए। किसी स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो पेंसिल में आती है, ठीक है, पेंसिल की निब जो रहती है वो रहती है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट मतलब मैंने आपको बताया ग्रेफाइट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और भी है स्नेह के रूप में भी हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेफाइट का यूज़। ये बहुत ही चिकना होता है, और कार्बन का व्यापार रूप है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस। ठीक है, अगला, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है अपने आप में, इसको तो अभी बता नहीं पाएंगे, काफी लंबा सा कंसेप्ट है। कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? रेडॉन। रेडॉन गैस वातावरण में नहीं पाई जाती। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और इसी प्रकार बाकी पदार्थों में, ये जो बाकी फल है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपको देखना होगा मेंस में। आप ये पढ़िए। और नहीं तो यदि आप नहीं मेंस में, यदि आप अभी ऐसा लग रहा है कि मेंस में आप नहीं जा सकते हैं, वो प्लेलिस्ट नहीं देख सकते हैं, तो आप जो जो हम MCQ वाला पोर्शन लाएंगे, MCQ वाले जो लेक्चर लिखेंगे उसमें आप उसमें उससे संबंधित जो जब मैं डिस्कशन बताऊंगा तो आप वहाँ पे भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगला हम देखते हैं मानव रक्त का पीएच क्या होता है। यहाँ पे मानव रक्त का पीएच पूछा गया, और भी कई सारी चीजें का पीएच आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मानव रक्त का पीएच में यहाँ पे 7.36 से 7.42, लेकिन आपको बाकी चीजों का पीएच पता करना तो क्या करेंगे, डिटेल से पढ़िए पीएच के बारे में। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की कच्ची धातु, मतलब आईएस किसको बोलते हैं? आईएस। ठीक है, जिससे निकल कर ये बनी होती है, तो ये है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एस होता है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक है। प्रकाश कण के सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के रंग का जो निर्धारण है, प्रकाश तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, प्रकाश के रंग का निर्धारण प्रकाश तरंगदैर्ध्य है, कितने तरंगदैर्ध्य की का प्रकाश आ रहा है उससे हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे वैजानिक पिनारा, वैजानिक पिनारा जो इंद्रधनुष है उसमें उसका जो क्रम रहता है उसमें वही प्रकाश प्रकाश को तरंगदैर्ध्य उससे हम पहचानते हैं। सफेद पर्दे पर छाया वास्तविक और बड़ी बनती है, ये है किससे संबंधित? ये दर्पण वाले। ठीक है, दर्पण, या फिर जो वाला पोर्शन, ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है ना, ठीक है, ऑप्टिक्स वाला पोर्शन वहाँ पे ये है सारी चीजें। आँख का रंग से मतलब आयरिस रंग से होता है।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बोलूँगा कि ये वहाँ पे है, ये सारी कंडीशन है, तो मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर आपने ये लेक्चर लिया ही, क्या आपको पहले ही बोलना था कि आप मेंस में आकर पढ़िए, तो ये लेक्चर लिया ही, इसलिए मैं आपको आगे का नहीं बताऊँगा। आप आगे समझदार हैं कि क्या चीज़ें हैं। हालांकि आप मैं ये स्लाइड आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए और इसका ले लीजिए, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, आप अब बाकी के नोट्स आप बना ही रहे होंगे। तो चलिए, ये जो टॉपिक है अभी का, वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ें हमने देखी। ये इसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप जो वो जाकर देख लीजिए। प्रीलिम्स की इकाई 7 है, जिन लोग को नहीं पता है, और ये विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित ये हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं मतलब हमने अभी पढ़ा है और ये यहाँ पे खत्म होता है। तो प्रीलिम्स की जो इकाई 7 का चैप्टर 1 है, वो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। एक चैप्टर हम यहाँ पे खत्म कर दिए। अब इसके बाद एमसीक्यू वगैरह आएंगे, तो वो एमसीक्यू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि एमसीक्यू इसके जस्ट बाद लाना है, या फिर हम पहले सारे कंसेप्ट कर लें जो जो भी चैप्टर है, ठीक है। जैसे कृषि वाला चैप्टर है, या फिर जो जो भी हमारे चैप्टर हैं दिए हुए हैं, वो पूरे हम कर ले। अंतरिक्ष वाले चैप्टर हैं, अंतरिक्ष वाले चैप्टर तो हम कर चुके हैं, और जो बाकी चैप्टर बचे हुए हैं वो कर लें। उसके बाद एमसीक्यू लाए, या फिर एक चैप्टर उसके बाद एमसीक्यू लाए, ये कंडीशन आप बताइए। तो दोनों ही तरीके से हम ला सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें जो भी मैंने पूछा उसके बारे में, और यदि कमेंट नहीं भी कर रहे हो तो खुद से कर लें, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, और जो सुझाव आपसे लिए हैं वो आप बता दें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।